हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2025 में होगा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्योंकि दोस्तों मैं वो सारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न लाया हूँ जो आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 19/9/2022 को पूछा गया है था। आप देख सकते हैं और मैं एक-एक प्रश्न को काफ़ी सटीक और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न को तोड़-फोड़ करके समझाऊँगा, आपके दिमाग में डाल दूँगा। जब कम रहे और हमको ज़्यादा पढ़ना है तो कैसे पढ़ा जाता है, उन सारे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हम आपको अभी समझाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की? सबसे पहले आप जानिए कि जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ। और इस हत्याकांड में क्या हुआ था, दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड का उपाधि को त्याग दिया था। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, महात्मा गांधी भी इस हत्याकांड में एक उपाधि को त्यागा था, केसर ए हिंद। केसर ए हिंद, महात्मा गांधी पूछेगा कि कौन सा उपाधि को त्यागा था, तो केसर ए हिंद नामक उपाधि को महात्मा गांधी ने त्याग दिया था। अच्छा, एनी बेसेंट के बारे में तो आप जानबे करते हैं, ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और एनी बेसेंट का दो पत्रिका आप याद रख लीजिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। क्या याद रखना है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। अच्छा, और राजनीतिक क्षेत्र का बच्चा। और जालियांवाला हत्याकांड जब हुआ तो राजनीतिक क्षेत्र का बच्चा जो है गांधी जी को एनी बेसेंट ने बोल दिया था। और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जानबे करते हैं कि इसको हम लोग कायदे आजम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कायदे आजम के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो कपास के लिए। तो इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कपास को बढ़ने के लिए 240 दिन, कितना? 240 दिन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पाला रहित मौसम का जरूरत पड़ता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कपास किस तरह का फसल है, तो आपको बताना है कपास जो है उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसा फसल है? उष्णकटिबंधीय फसल है। अब और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कपास से, और कपास के बारे में अगर पूछ लिया जाएगा कि सर्वाधिक उत्पादन किस मिट्टी में होता है, तो कपास का उत्पादन सर्वाधिक काली मिट्टी में होता है। किसमें होता है? काली मिट्टी में। दोस्तों इस काली मिट्टी को हम लोग रेंगुर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंगुर मृदा भी कहते हैं। और विदेश में इसी काली मिट्टी को चरनोजम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चरनोजम के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास का खेती होता है, इसलिए इसको हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और काली मिट्टी का एक और नाम है स्वतः जुताई वाली मृदा। तो स्वतः जुताई वाली मृदा भी कौन सा होगा? कपासी। स्वतः जुताई वाली मृदा भी काली मिट्टी को ही हम लोग कहते हैं। और कपास से दोस्तों क्या बनता है? तो सूती वस्त्र बनता है। क्या बनता है? सूती वस्त्र बनता है। और सूती वस्त्रों की राजधानी पूछेगा कौन है, तो मुंबई है। कौन है? मुंबई है। और कपास सर्वाधिक उत्पादन पूछेगा कहाँ होगा, तो यही महाराष्ट्र में होगा। और यहीं पर सर्वाधिक काली मिट्टी होता है। तो सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है भारत में? यही महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो कपास का भी खेती कहाँ होगा? यहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर एक क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। देखिए एक प्रश्न से हमने कितने सारे प्रश्न को सॉल्व कर डाला। तो इसी प्रकार आपको तैयारी करना है, क्योंकि समय कम है। अब आपको अच्छा से अच्छा तैयारी करना है, तो बिल्कुल बने रहिए। प्रत्येक रोज मैं आपके लिए 1 से 2 वीडियो लाते रहता हूं, तो अंत तक साथ दीजिए। एक एक एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम रहे, आपका यहां से निकल जाएगा। आप देख सकते हो 19/2/2022 को ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और रोज क्लास का पीडीएफ आपका अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर। आप वहां से जाके वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। और भी मैं आपको बताऊं तो नायलॉन, दोस्तों नायलॉन का खोज लंदन और न्यूयॉर्क ने किया। कौन किया था? लंदन और न्यूयॉर्क दोनों मिल करके किया था। और नायलॉन को दोस्तों हम लोग कहते हैं कृत्रिम रेशा। क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशा हम लोग कहते हैं। जबकि प्राकृतिक रेशा हम लोग किसको कहते हैं? कपास। प्राकृतिक रेशा हम लोग जूट को कहते हैं। किसको कहते हैं? जूट या पटसन को कहते हैं। आपको याद रखना है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
19 तारीख को देखिए पूछा हुआ प्रश्न है 2022 में, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक कहाँ होगा, सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक कहाँ होगा, जहाँ सबसे अधिक गर्मी होगा। क्योंकि राजस्थान क्या है, गर्मी वाला पार्ट है, वहाँ मरुस्थल ही मरुस्थल है, गर्मी ही गर्मी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और भी मैं आपको कुछ प्रश्न बताता हूँ जो आपको याद रखना है। दोस्तों असम में दोस्तों एक पार्क है काजीरंगा पार्क। कौन सा पार्क है, काजीरंगा पार्क। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये काजीरंगा पार्क जो है किसके लिए फेमस है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बताना एक सींग वाले गेंडा के लिए, किसके लिए, एक सींग वाले गेंडा के लिए काजीरंगा पार्क फेमस है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है, ईटानगर। कहाँ है, ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं, नेफा के नाम से जानते हैं। और राजस्थान के बारे में तो बता ही दिए हैं अभी तुरंत। अब मेघालय में क्या होता है, मेघालय के मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है चौथे नंबर का, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है। लोकतंत्र कब सफल होता है दोस्तों, लोकतंत्र तब सफलता होता है जब व्यक्ति शिक्षित होता है, जब व्यक्ति अपना मतदान का सही प्रयोग करता है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है, शिक्षा का अभाव। हाँ, शिक्षा का अभाव रहेगा तो लोकतंत्र कभी नहीं सफल होगा, तो ये गलत दिया हुआ है। बेरोजगारी रहेगा तो शिक्षा कहाँ से आएगा, तो ये भी गलत दिया हुआ है। लोकतंत्र में आस्था, यही एक आवश्यक शर्त है। लोकतंत्र में आस्था बनाए रखना बहुत जरूरी चीज़ है। जबकि मतदान का दुरुपयोग करेगा तो अच्छा नेता नहीं आएगा, जिससे क्या होगा, लोकतंत्र में पारदर्शिता नहीं आएगा। शासन और सत्ता की साझेदारी ये सब भी हो सकता है। तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन लोकतंत्र में आस्था। अच्छा, लोकतंत्र का परिभाषा दोस्तों क्या है, लोकतंत्र का परिभाषा जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाए गए शासन को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। और पूछेगा कि यह परिभाषा कौन दिया था, अब्राहम लिंकन ने दिया था। कौन दिया था, अब्राहम लिंकन। यह अमेरिका के राष्ट्रपति था। आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, और अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, आप लोग कमेंट में फटाफट छाप दीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है। विश्व बैंक, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। जबकि जेनेवा में क्या है, WHO का मुख्यालय है। जेनेवा में किसका है, WHO, इसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। तो आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, मनीला में एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADMB का मुख्यालय है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय पूछे कहाँ है, तो मनीला में है। कहाँ है, मनीला में है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विकास के स्थिति के आधार पर संसाधनों को विकसित किया जाता है कितने भागों में, तो विकास के आधार पर हम लोग 4 भागों में करते हैं। तो यहाँ से पहले क्या दिया हुआ है, संभावित। दोस्तों संभावित ऐसा संसाधन होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में मिलने की संभावना होता है। जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, सोना हो गया। तो ये सब क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में मिलेगा। और विकसित या स्टॉक, जिसको हम लोग भंडार करके रखते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं भंडारित संसाधन। तो ये भी क्या है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन का प्रकार है। रिजर्व, जिसको हम इकट्ठा करके रखते हैं। तो क्या हो गया, तो ये उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, पूछेगा कि यह कथन किस भूशास्त्री ने कहा था। आपको बताना है जिम्मरमैन। कौन कहा था, जिम्मरमैन ने कहा था। कौन कहा था, जिम्मरमैन ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है इनमें से कौन कोल विद्रोह से शामिल था। तो कोल विद्रोह से जो शामिल था वो कौन था, बुद्धो भगत। कौन था, बुद्धो भगत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा चूड़ामन राय के बारे में जानते हैं। यह एक जाट नेता था। क्या था, यह एक जाट नेता था। और इन्होंने क्या किया था, हाँ, जाट नेता। इसका जो दुश्मनी किससे था, औरंगजेब से था। किससे था, औरंगजेब से था। तो चूड़ामन के बाद में कौन राजा बना था, तो राजा राम बना था। कौन बना था, राजा राम बना था। तो
का हत्या औरंगजेब कर देता है, जिसके बाद में राजा राम को गुस्सा आता है और इन्होंने जाकर के औरंगजेब के पिता का क्या करता है, अस्थि को निकाल करके हाँ, अकबर के अस्थि को निकाल करके जला देता है। तो जिसके बाद में क्या होता है कि औरंगजेब को गुस्सा आता है और राजा राम की भी हत्या करवा देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली हम लोग जानते हैं कि हुगली जो एक नदी है वो कहाँ किस शहर के किनारे बसा हुआ है, तो ये कलकत्ता में, कलकत्ता में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और हुगली जो कलकत्ता जिसके किनारे बसा हुआ है, तो हुगली आपको याद रख लीजिएगा कि कलकत्ता में कौन सा औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ पर जूट का प्रथम कारखाना लगाया गया था। किसका लगाया गया था, जूट का प्रथम कारखाना लगाया गया था। और जूट का जो प्रथम कारखाना लगाया गया था, इसके बारे में और क्या पूछा जाता है, जूट का प्रथम कारखाना पूछे कहाँ लगाया गया था, कलकत्ता में किस जगह पर लगाया गया था, तो आपको बताना रिसरा। कहाँ लगाया गया था, रिसरा में लगाया गया था जूट का प्रथम कारखाना। और कलकत्ता से याद रखना है कि कलकत्ता को हम लोग महलों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं, महलों का शहर पूछेगा, हम लोग किसको कहते हैं, कलकत्ता को कहते हैं। अच्छा, जूट को हम लोग क्या कहते हैं, जूट यानी पटसन को हम लोग कहते हैं गोल्डन फाइबर। हिंदी में इसको कहते हैं सुनहरा रेशा। क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण नहीं है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मौलिक अधिकार जो है टोटल कितना है, तो पहले 7 गो था, अभी कितना है, तो अभी 6 गो है। तो एक गो मौलिक अधिकार को अभी वर्तमान में निकाल दिया है, वो कौन सा है, संपत्ति का अधिकार। कौन है, संपत्ति का अधिकार को अब मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया है। अब इसको विधि का अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, विधि का अधिकार बना दिया है, संपत्ति के अधिकार को हटा करके। और हाँ, तो अभी वर्तमान में कितना मौलिक अधिकार है, 6 है। तो अब यहाँ पढ़िए, बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना। तो यहाँ कह रहा है कि इनमें मौलिक अधिकार का उपयोग का उदाहरण नहीं है, तो ई है। और ईसाई मशीनों स्कूल की श्रृंखला चलाना, हाँ यही। और ये दूसरा नंबर में है। तीसरा है, सरकारी नौकरी में महिला और पुरुष की समान वेतन मिलना, हाँ ये भी है। और बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, यही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला नंबर का प्रश्न है, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई। अब गौरवपूर्ण क्रांति जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। और कब हुआ था अगर क्वेश्चन पूछे तो 1688 में हुआ था। कब हुआ था, 1688 में हुआ था। और सप्तवर्षीय युद्ध पूछेगा किसके किसके बीच में हुआ था, तो सप्तवर्षीय युद्ध भी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। आप लोग फटाफट कमेंट में छापिए कि 100 वर्षीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। और अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम पूछेगा कब हुआ था, तो 1776 में हुआ था। कब हुआ था, 1776 में हुआ था। अच्छा, रूस में क्रांति पूछेगा कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था रूस में क्रांति। और उस समय जो नेता था कौन था, लुई फिलिप था। और रूसी क्रांति का पूछेगा कि नारा क्या था, तो इसका 3 गो नारा था, समानता 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 इसका नारा क्या था, समानता, संप्रभुता, बता। और ये को दिमाग में नहीं आ रहा है, आप लोग कभी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके, हाँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, 3 नारा था, हाँ याद आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। तो मानचित्र में नीले रंग द्वारा किसको दिखाया जाता है, तो नीले रंग द्वारा जो दिखाया जाता है वो किसको दिखाया जाएगा, तो नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, तो जल को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर सर्वाधिक क्या है, पृथ्वी पर जल है। और जल का कलर कैसा होता है, नीला होता है। और आकाश का रंग भी हमको कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर जल के द्वारा क्या होता है, हमको कैसा कलर दिखाई देता है, नीला रंग दिखाई देता है। अच्छा, पठार क्या होता है, कोई चीज़ अगर ऐसे करके उठा हुआ है, हाथ से दबड़ा ऐसे उठ गया है, तो इसको पर्वत बोलेंगे। और यही आकर के उठेगा नहीं, ऐसे पसर जाएगा जैसे टेबल हो गया, तो ये एक पठार का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, पठार का उदाहरण है। तो पठार जो है ये पीले रंग को दर्शाता है। जबकि मैदान जो है, हमारा मैदान
अगल बगल पर्यावरण में क्या है, हरा रंग से हरियाली है, तो ये हरा रंग का संकेत देता है। मैदान जो है ये हरा रंग का संकेत मिलता है, जबकि पर्वत जो है, ये जो आकार देख रहे हैं पर्वत का है। अब पर्वत का जो कलर है भूरा कलर से दिखाया गया है। किस कलर से दिखाया गया? ब्राउन से दिखाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न सदन है, तो निम्न सदन हम लोग किसको कहते हैं? तो लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। और इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? अभी वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष पूछे कौन है, तो आपको बताना ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला है। और लोकसभा का बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और ये प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिमंडल का मालिक होता है। किसका होता है? मंत्रिमंडल का मालिक होता है। सर्वोच्च न्यायालय, अब यहाँ से और भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 124 का संबंध सर्वोच्च न्यायालय को जाता है। भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय कब खोला गया था? वो खोला गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। कब खोला गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और इस न्यायालय का प्रथम जज किसको बनाया गया था? एलिजा एम्पे को। किसको बनाया गया था? एलिजा एम्पे को बनाया गया था। और इसकी सहायता के लिए 3 जज को अपॉइंटमेंट किया गया था, जिसको LHC कहते हैं। क्या कहते हैं? L से लेमिस्टर, H से हाइट, C से चैम्बर। कॉपी पेन लेकर के बैठे, जैसे मैं समझा रहा हूँ आप लोग उतारते चलिए। एक प्रश्न से कई सारा सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। और उच्च न्यायालय का संबंध पूछेगा किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 214 उच्च न्यायालय के बारे में बताता है। अच्छा, और आपसे पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग का संबंध किस आर्टिकल से है? तो इसका जो है 324, आर्टिकल 324 क्या बताता है? निर्वाचन आयोग का संबंध बताता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट है, ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्रसंघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? तो वो कैसे किया था? क्षेत्रों को विभाजित करके किया था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जर्मनी और क्या है? ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स। अच्छा, जर्मनी और पोलैंड के बीच में पूछेगा कौन सा रेखा है? तो आपको पता है हिंडनबर्ग रेखा। कौन सा रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा है। और यह हिंडनबर्ग रेखा राष्ट्रपति हिंडनबर्ग द्वारा खींचा गया था। तो हिंडनबर्ग रेखा। अच्छा, डुरंड रेखा पूछेगा किसके बीच में है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? तो डुरंड रेखा है। और उसी प्रकार पूछेगा भारत और चीन के बीच में कौन सा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में पूछेगा कौन सा रेखा है? तो भारत और रेड क्लिफ रेखा है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश की नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? तो मानसून जो शब्द है ये अरबों के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ये अरबों के द्वारा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अच्छा, मानसून शब्द ये दिया है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सुनामी शब्द किस देश का देन है? तो सुनामी शब्द जो है यह जापानी शब्द है। यह जापान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। सुनामी को हम लोग क्या कहते हैं? समुद्री भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री भूकंप कहते हैं। समुद्र में उठने वाली लहरों को हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो पहले जो श्रीलंका की राजधानी हुआ करता था वो कोलंबो हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कोलंबो हुआ करता। लेकिन अभी वर्तमान में श्रीलंका का राजधानी चेंज हो गया है। अभी श्रीलंका का राजधानी है श्रीवर्धनपुरा कोट्टे। क्या है? श्रीवर्धनपुरा कोट्टे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए अभी वर्तमान में इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। पहले था कोलंबो, अभी कौन है? श्रीवर्धनपुरा कोट्टे है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट हो जाएगा। अच्छा, श्रीलंका के बारे में मैं आपको और भी फैक्ट बताता हूँ। श्रीलंका में श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था? यह हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। श्रीलंका को द्वीपों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीपों का देश कहा जाता है। द्वीप क्या होता है? जिसके चारों ओर समुद्र हो, द्वीपों का देश कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
सरहुल किनका पर्व है? दोस्तों सरहुल जो पर्व है वो किसका है? सरहुल जो पर्व है ये मुंडा जाति का है। किसका है? यह मुंडा जाति का है। अच्छा, मुंडा जाति का जो नेता था उसका क्या नाम था? बिरसा मुंडा। क्या नाम था? बिरसा मुंडा नाम था। अच्छा, बिरसा मुंडा का संबंध पूछेगा किस विद्रोह से था, तो आपको बताना है उलगुलान विद्रोह। कौन सा विद्रोह? उलगुलान विद्रोह का संबंध पूछेगा किससे था, तो ये बिरसा मुंडा से था। और बिरसा मुंडा को हम लोग धरती आबा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? धरती आबा के नाम से पूछेगा हम लोग किसको जानते हैं, तो हम लोग बिरसा मुंडा को जानते हैं। इतना सारा बात आपको बिरसा मुंडा से याद रखना है। अच्छा, कोल भगत का नेता कौन था? बुद्धो भगत। तो ये सब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन का आयोग 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। किसकी सिफारिश पर? तो आपको बताना फजल अली के सिफारिश पर। फजल अली के सिफारिश पर। और भारत में जो उस समय जो था दोस्तों कितना राज्य हुआ था, तो टोटल 14 राज्य बनाया गया था, जिसमें 8 राज्य था और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। अभी कितना राज्य है? तो अभी 28 राज्य है। कितना राज्य है? 28 राज्य है। और 28वां राज्य हमारा कौन बना है? 28वां राज्य मेरा तेलंगाना बना है। कौन बना है? तेलंगाना बना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तेलंगाना का गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को। कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। और आपको बताना है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य किसको बनाया गया था, तो भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। किसको बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को जो बनाया गया था भाषा के आधार पर, और हाँ भाषा के आधार पर बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? राजस्थान में है। अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी पूछे कहाँ है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, राजाजी नेशनल पार्क आपसे पूछेगा कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, तो हाँ नहीं, राजाजी कहाँ? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। आपको ये बात याद रखना है। गुजरात में कौन है? गिरवन राष्ट्रीय उद्यान। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ है, तो आपको बताना है कि गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन अपतटीय तेल क्षेत्र है? तो यहाँ पर तेल क्षेत्र कौन कौन है? ये डिगबोई मुंबई हाई। अच्छा, अपतटीय तेल क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो मुंबई हाई है यहाँ पर तट है। तो ये सब अंकलेश्वर कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अंकलेश्वर हो गया। खंभात की खाड़ी आपको क्या रखना है? खंभात की खाड़ी ये दोनों क्षेत्र कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। दोनों जो है तेल उत्पादन क्षेत्र है, कच्चा तेल उत्पादन क्षेत्र है। आपको दोनों याद रखना है। और डिगबोई में क्या है? तेल शोधक कारखाना है। तो और मुंबई हाई किसके लिए फेमस है? ये भी तेल उत्पादन के लिए फेमस है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंकलेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंकलेश्वर क्या है? एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए हम लोग नहीं सॉरी, मुंबई हाई हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हाई हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है 20वां नंबर का। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुआ है वो 1688 में हुआ था। कब हुआ था? 1688 में हुआ था। और 1789 में क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुआ था। और फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। यह क्या था? ये फ्रांस की क्रांति का नारा था। और फ्रांस की क्रांति के समय राजा पूछेगा कौन था, तो आपको पता है लुई फिलिप था। कौन था? लुई फिलिप था। और फ्रांस का ही कौन था? फ्रांस का कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुआ था? 1915 में वाटरलू की लड़ाई में हुआ था। कब हुआ था? वाटरलू की लड़ाई, सॉरी 1815 में। कब हुआ था? 1815 में वाटरलू की लड़ाई में हुआ था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लाते रहता हूँ। प्रीवियस ईयर अभी डीएलएड चल रहा है तो डीएलएड का करवा रहा हूँ। मतलब
कोई ना कोई एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक रहता है तो सबका मैं सॉल्यूशन करवाते रहता हूँ। रेलवे के लिए भी यह चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी जा कर के ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।